हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक। चलिए आज हम आपको क्लास टेंथ केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। आज हम आपको बताएंगे कि लुईस बिंदु संरचना क्या होता है और कोई भी कार्बनिक कंपाउंड कैसे स्ट्रक्चर बनाता है और कार्बन कहाँ कहाँ पे विद्यमान होता है और किसी भी कंपाउंड का आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है, जो क्लास में टेंथ में अति महत्वपूर्ण है। पेपर में आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कार्बन। ठीक है, पहले चर्चा करते हैं कार्बन तथा उसके यौगिक। याद रखिएगा कि प्राकृतिक में हर जगह कार्बन कार्बन विद्यमान है। प्राकृतिक में हर जगह कार्बन विद्यमान है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी मानव है, मानव के अंदर भी कार्बन विद्यमान है। अब बोलेंगे सर कहाँ? अरे भाई याद करो कि मानव की जो अस्थियां होती है, ठीक है, जो हड्डी होती है, इसमें कार्बन डेटिंग किया जाता है कि नहीं, पहचानने के लिए कई कितने वर्ष पुराना है, कितने वर्ष पहले दबा हुआ था जमीन के अंदर, पता करते हैं कि नहीं। अगर कोई भी इंसान मर जाने पर या मुर्दा होने पर उसे जब जलाया जाता है तो कार्बन निकलता है कि नहीं। तो मानव के हड्डियों में, मानव शरीर में कार्बन मौजूद है। आप अपने आसपास जहां भी बैठे हैं, आपके आसपास आपका ब्रेंच हो गया, आपका मेज हो गया, आपका टेबल हो गया, या आप जिस लाइब्रेरी में बैठे हैं, आप जिस पेन का प्रयोग कर रहे हैं, या आप जिस कॉपी या किताब का प्रयोग कर रहे हैं, सब जगह कार्बन विद्यमान है। ठीक है, या आप जिस मोबाइल से देख रहे हैं इस वीडियो को, वहां पर भी कार्बन विद्यमान है। तो कार्बन तथा उसके यौगिकों के बारे में चर्चा करेंगे। आपने कार्बन के बहुत सारे यौगिकों के बारे में पढ़ा होगा। मैं दो चार यौगिकों का नाम ले लेता हूं कुछ उदाहरण के रूप में। चलो बताओ, इसको क्या कहते हैं? CO2। CO2 इसे क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन विद्यमान है कि नहीं? हाँ, विद्यमान है। अगर हम ले लेते हैं जैसे CO, इसे क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए बच्चों और बताइए, देखिए अब हम लिखते हैं CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें भी क्या है? कार्बन विद्यमान है कि नहीं? एक और उदाहरण देते हैं CaC2। इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बाइड। तो हर जगह कार्बन विद्यमान है कि नहीं? आपने एक गैस के बारे में तो बहुत सुना होगा। गैस का नाम जानते हैं? मीथेन गैस। मीथेन गैस, जिसे किस गैस के नाम से जाना जाता है? मार्स गैस भी कहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? दलदली स्थानों पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दलदली स्थानों पर पाया जाता है। अभी इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। मीथेन गैस का फार्मूला क्या होता है? CH4। यह कहाँ पाया जाता है? दलदली स्थानों पर पाया जाता है। या जब पशु जुगाली करते हैं तो उनके मुंह से जो वाष्प निकलता है, कौन सा गैस रहता है? CH4 होता है, मीथेन गैस होता है। या धान के खेत में जब फसल उसमें लगता है तब पर भी क्या पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। नाली हो गया, शिविर हो गया, नाला हो गया, उसमें कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। कोयला के खदान में कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। तो मीथेन गैस का अगर उपयोग पूछेगा तो बता नहीं सकते क्या मीथेन गैस में कार्बन नहीं है? मौजूद है कार्बन। ठीक है, चलो अब हम आगे चर्चा करते हैं। मैंने आपको पहले कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में बताया, सब अलग अलग यौगिक हैं उनके बारे में बताया। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब प्रकृति में उपस्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग मतलब कि छोड़ते हैं और पेड़ पौधे उसे ग्रहण करते हैं, तो इसको भी जानते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड यह एक विषैली या जहरीली गैस है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के संपर्क में ज्यादा देर तक रहेगा तो बेहोश हो जाएगा, और अत्यधिक संपर्क में रहेगा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, प्रयोगशाला में भी करते हैं, या कहीं पे बाबा जी आपको दिखाते होंगे ना, मतलब कि आप दूध की मिट्टी में हाथ डालते हैं तो आपका हाथ नहीं जलता। तो यही वही इसमें कौन सा विलेन होता है? कैल्शियम कार्बाइड का होता है। दूध नहीं होता यार, कैल्शियम कार्बाइड होता है। ठीक है, और CaCO3 आप भी जानते हैं इसे क्या कहते हैं। चलिए अब हम कुछ कंपाउंड जानने से पहले हम चर्चा करेंगे कि मतलब कि इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, लुईस बिंदु संरचना कैसा बनेगा, सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, क्लास 10 के लिए यह वीडियो है, बहुत अच्छा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। चलो ध्यान दो, सबसे पहले हम कुछ कार्बनिक कंपाउंड के बारे में लिखते हैं कुछ। अच्छा, हम आपसे पहले पूछते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए यार। ठीक है, बताओ कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बताओ इसका परमाणु क्रमांक। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना? सब लोग कमेंट करो, मैं देख रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो आगे देखो। अगर बात करते हैं जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बताओ। चलो ध्यान दो, सब लोग मिलाओ अपना। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। कितना?
नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। आगे चलते हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। आगे बात करते हैं, जिंक का परमाणु क्रमांक बताओ बताओ। हाँ सही, क्या होता है? 30 होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आप बताओ, पहले बताओ ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाँ बहुत सही, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। अब ध्यान दो, कुछ और तत्व हैं जिनके परमाणु क्रमांक लिखते हैं जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन, इसका क्लोरीन का परमाणु क्रमांक बताओ, ठीक है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। कितना होता है? 17 होता है। आगे चलते हैं, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। अब चलो, बहुत सारे तत्व हैं, आपको बहुत सब तत्वों को याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना टीचर 30 याद कर लो, भाई 30 मत याद करो, पेपर है नजदीक, जो पेपर में आएगा बस वही याद करो, दुनियादारी छोड़ो। अब जैसे पूछ लो आयरन, Fe, आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। तो यहाँ तक तो आपको मालूम हो गया होगा, ठीक है। और इसमें कुछ और तत्व आएंगे, जो भी छूट रहा होगा मैं उसको आगे बता दूंगा डिस्कशन करते हुए, ठीक है। चलो इसमें से आप एक बार बताओ, मैं पूछ रहा हूँ, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाँ 6 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। मैग्नीशियम कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक बताओ? 1, ठीक है। और बताओं, जिंक का परमाणु क्रमांक 30, बहुत अच्छा। कैल्शियम का 20, बहुत सही। चलो अब रिवीजन भी होता होगा, मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है। अब ध्यान दो, परमाणु क्रमांक तो आगे भी आएगा। अब सबसे पहले ना आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का करना होना चाहिए या आना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाएगा बताओ। अब ध्यान दो, जैसे कोई भी एक तत्व लिख देते हैं, सबसे पहले कार्बन चैप्टर का नाम है तो यही लेते हैं भाई साहब, इसी पहले टारगेट करते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, कितना? 6, इसी को टारगेट करते हैं। अब बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। तो याद रखिए, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हुए सबसे पहले हम लोग नाभि बनाएंगे। नाभि क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है। नाभि के बाहर कक्षक होंगे, पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, चौथा कक्षक। इन कक्षकों को किस नाम से जानते हो आप लोग? KLMN, ठीक है, जानते हो नहीं इन कक्षकों को, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे आपको मालूम है? पहले कक्षक में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। पहले कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने? 2, ठीक है। और दूसरे कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन। बोले सर जी आपको मालूम कैसे होगा? भाई एक फार्मूला है ना, 2n²। n का मान रखो, n का मान 1 रखोगे तो कितना? 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 1 का स्क्वायर करो 1 आएगा, फिर 2 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 2। अगर n का मान क्या रखते हैं? 2, मतलब दूसरे कक्षक के लिए कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 4 × 2, कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। तो समझ आ रहा है कि नहीं कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जा रहा है? तो n का मान रखते हुए अलग अलग कक्षकों में मान गया था, मतलब कि दूसरे कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। इसी प्रकार से आप आगे भी निकाल सकते हैं। n का मान 3 रखिए, कितना होगा? 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। तीसरे कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 18, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे नहीं समझ कैसे निकालेंगे। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो, उसका जितना भी परमाणु क्रमांक हो, परमाणु क्रमांक की जो संख्या होता है इलेक्ट्रॉनों के संख्या के बराबर होता है। तो अब बताओ हमें कार्बन का क्या निकालना है? परमाणु क्रमांक। तो कार्बन में पहले के उसमें कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर हमें जाना कहाँ तक है? 6 तक, परमाणु क्रमांक 6 तक जाना है, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब देखो 2 तो हो गया, अब और कितना चाहिए? 4। कितना चाहिए? 4। तो 4 के लिए क्या करेंगे इधर? तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2,4, मतलब 2,4। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? कार्बन का। उसी प्रकार से मैं आपसे मैग्नीशियम का पूछ लूं तो मैग्नीशियम का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, परमाणु क्रमांक 12 होता है। तो आप लोग क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे? 2,8,2। भाई पहले कक्षक में कितना? 2, दूसरे कक्षक में अधिकतम 8। 8 से अधिक नहीं भरना है भाई, 8। फिर जो बचा आगे वाले कक्षक में भरना है, m कोश में। m कोश में कितना भरेंगे? 2। तो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? 2,8,2। इसी प्रकार से हम पूछ लेते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे। किसका? सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बताओगे? बताओ, लिखो, देखो 2,8,1 हुआ नहीं?
यही तो होगा ना सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8, तीसरे कोष में 1, 2, 8, 1। अब चलते हैं आगे। सोडियम हो गया। अब जैसे आप कोई भी तत्व ले सकते हो, जैसे क्लोरीन ले लो। क्या ले लो? क्लोरीन, परमाणु क्रमांक 17। क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, देखो 2, 8, 10 हो गया। और कितना चाहिए? 7 चाहिए। और 7 इलेक्ट्रॉन भर दो ना यार, और 7 इलेक्ट्रॉन भरो तो हो गया कि नहीं। तो मतलब इस प्रकार से आप किसी भी तत्व का मतलब अभी अपने लेवल तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो हम इसे हटा देते हैं, जो भी आपको करना हो कर लीजिए। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को। बोरान का निकालना है, ठीक है, नाइट्रोजन का निकालना है, और किसका निकालना है आपको? फ्लोरीन का निकालना है, और एक निकाल लो तुम लोग कैल्शियम का निकालना है। इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो और कमेंट में इसका उत्तर दो। निकालो, नोट करो। चलो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना आ गया होगा, मैं जैसे बताया हूँ, ठीक है। बहुत कठिन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सरल है यार, बस इलेक्ट्रॉन भरना एक अच्छा है। चलो मिटाते हैं, फिर आगे चलो, ध्यान दो। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आगे चलते हैं। अब बात आती है कि लुईस बिंदु संरचना क्या है। किसका चर्चा करेंगे? लुईस बिंदु संरचना। अब लुईस बिंदु संरचना पढ़ लेंगे, फिर उससे हम संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं पढ़ेंगे, ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी पढ़ेंगे। तो लुईस एक वैज्ञानिक थे, मतलब एक लुईस खोज करता थे। तो लुईस ने क्या किया? किसी भी परमाणु या किसी भी एटम के संरचना, मतलब किसी भी परमाणु के संरचना के बारे में इन्होंने बताया कि हाँ परमाणु ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो अब बताया कि मतलब किसी भी, जैसे कि हम लोग के यहाँ घर बनता है तो उसका स्ट्रक्चर बनता है कि नहीं, मैप बनता है कि नहीं, स्ट्रक्चर या जो संरचना बनता है वही चीज लुईस ने बताया। किसी भी परमाणु या किसी भी कंपाउंड, किसी भी यौगिक का अगर संरचना ज्ञात करना हो तो किससे ज्ञात करते हैं? लुईस बिंदु संरचना से। लेकिन हर जगह अप्लाई नहीं होता है, कुछ कुछ जगह, ठीक है। तो लुईस बिंदु संरचना देखो कैसे होता है। तो लुईस बिंदु संरचना में हम लोग पहले बात करते हैं लुईस बिंदु किससे कहते हैं। लुईस बिंदु संरचना में एक डॉट और क्रॉस से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? डॉट और क्रॉस से। जब डॉट और क्रॉस से प्रदर्शित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं बताओ? तो वहां पे सिंगल बंध का निर्माण होगा। किस प्रकार का बंध का निर्माण होगा? सिंगल बंध का। जब 2 डॉट और 2 क्रॉस ले लिया जाता है तो किस बंध का निर्माण होगा? डबल बंध का। जब 3 डॉट और 3 क्रॉस ले लिया जाता है तो कौन से बंध का निर्माण होगा? ट्रिपल बंध का निर्माण होता है। तो ये लुईस बिंदु ने बताया, लुईस बिंदु द्वारा। अब इसको क्या कहते हैं? अगर एक बंध है मतलब इसको क्या कहते हैं? मतलब अगर सिंगल बंध है तो इसे क्या कहते हैं? मतलब सिंगल बॉन्ड, मतलब एकल बंध। इसे क्या कहेंगे? एकल बंध, एकल बंध। और इसे क्या कहेंगे? द्विबंध, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे? त्रिबंध। एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। अब ध्यान दो, इसी सिंगल बंध को ना केमिस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है? एक और नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं? एल्केन। इसे क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम लोग? एक और किस नाम से जानते हैं? एल्केन के नाम से। क्या जाते हैं? एल्केन। जहां भी सिंगल बंध आए समझ लो किस प्रकार का कंपाउंड है? एल्केन वाला। और जहां भी डबल बंध आए उसे क्या कहते हैं? एल्कीन। क्या कहते हैं? एल्कीन। और जहां भी ट्रिपल बॉन्ड आए तो उसे क्या कहते हैं? एल्काइन। एल्काइन, ठीक है, याद रखना चाहिए, पेपर में आएगा आपको। तो एल्केन कैसे? जहां भी सिंगल बंध संरचना में दिखाई दे उसे क्या कहेंगे? एकल बंध। जहां भी डबल देखे द्विबंध, जहां भी ट्रिपल देखे त्रिबंध। सिंगल बंध को क्या कहेंगे? मतलब एकल बंध को एल्केन, द्विबंध को एल्कीन, त्रिबंध को एल्काइन कहा जाता है। अब बात आती है फार्मूला पूछा जाता है, लिख लो, पेपर में से जरूर क्वेश्चन आएगा। एल्केन का फार्मूला या एल्कीन या एल्काइन का फार्मूला क्या होता है? तो देखो एल्केन का फार्मूला क्या होता है हम तुमको बताते, एक याद कर लेना, 2 अपने याद हो जाएगा। अच्छे बताओ, तुम यहाँ से खड़े हो, ठीक है, अगर तुम ऊपर जाओगे, ठीक है, आगे जा रहे हो प्लस मापा जाएगा दूरी, और नीचे जा रहे हो तो दूरी कैसा मापा जाता है? माइनस, मतलब पीछे जा रहे हो, ठीक है। जैसे हम बोर्ड पे यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, हम इधर जा रहे हैं हमारे लिए प्लस है, और इधर ऐसे जा रहे हैं क्या है? माइनस है, ठीक है कि नहीं? यही चिन्ह है, हम इधर जा रहे हैं प्लस है और इधर जा रहे हैं माइनस है। उसी प्रकार इसका फार्मूला याद कर लो, फिर आगे देखो। इसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n। क्या होता है? CnH2n। अब ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और नीचे जाएंगे तो घटाएंगे। तो भाई ऊपर चलो, ऊपर चलो, तो ऊपर जाने पे 2 जोड़ दो। क्या जोड़ना है? 2। तो CnH2n + 2, ऊपर जाने में 2 जोड़ दिया। अब इसमें 2 घटा दो तो CnH2n - 2। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का फार्मूला याद हो जाएगा कि नहीं? एल्केन का CnH2n, ऊपर जाएंगे एल्केन, एल्केन में CnH2n + 2,
और नीचे जाएंगे एल्काइन में तो CnH2l -2, या तो ऐसे भी याद कर लो ना, इसको ही याद कर लो, उसको CnH2n+2 याद कर लो। फिर नीचे जाओगे दो दो का मतलब दो दो घटाते जाओ, यहाँ अगर दो घटाओगे तो CnH2n आएगा, इसमें से दो घटा दोगे तो CnH2l -2 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे फार्मूला याद करो। अब चलते हैं हम लोग लुईस बिंदु संरचना, ठीक है। अब लुईस बिंदु संरचना समझते हैं। अब इसे नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भी आएगी, इसका सब काम देगा। अगर एक डाट और एक क्रॉस होगा सिंगल बंद, दो डाट दो क्रॉस होगा डबल बंद, तीन डाट तीन क्रॉस होगा तो ट्रिपल बंद, ठीक है। एकल बंध को एल्केन कहते हैं, द्विबंध को एल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बंध को एल्काइन कहते हैं। फार्मूला एल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्कीन का फार्मूला CnH2n होता है, एल्काइन का फार्मूला CnH2n -2 होता है। अब चलते हैं हम लोग लुईस बिंदु, क्या पढ़ेंगे, लुईस बिंदु संरचना। अब जैसे आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि H2 का लुईस बिंदु संरचना बनाओ, किसका, H2 का। भाई H2 का लुईस बिंदु संरचना क्या होता है, ध्यान दो। तो H2 का लुईस बिंदु संरचना कैसे याद करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन, इधर भी लिखा जाएगा हाइड्रोजन। अंतर पहले समझो, हाइड्रोजन ही क्या है, परमाणु है, क्या है, परमाणु। और ये वाला हाइड्रोजन क्या है, अणु है, क्या है, अणु। तो अब बताओ परमाणु बड़ा होता है कि अणु बड़ा होता है, बताओ बताओ बताओ, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान दो, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, इसका भी परमाणु क्रमांक 1, इसका भी परमाणु क्रमांक 1, ठीक है, परमाणु क्रमांक 1। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो याद करो, नाभिक होगा, नाभिक के बाहर पहला कक्षा फिर दूसरा कक्षा, इसमें अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। और इसी प्रकार से अगला भी हाइड्रोजन लिया जाएगा, उसके वायु कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, 1। अब हम लिखते हैं, चलो देखो, हाइड्रोजन लिखते हैं, इधर भी हाइड्रोजन लिखते हैं। जो एक इलेक्ट्रॉन है, इस मतलब इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से दिखा रहा हूं, और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं, किससे, क्रॉस से दिखा रहा हूं। जब अब ध्यान दो कि पहले कक्षक में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर कोई भी अगर कहा जाए कि अगर कोई एक कक्षक है, अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वह कक्षक स्थायी हो जाएगा, पूर्ण रूप से स्टेबल हो जाएगा। तो अब बताओ, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन से कक्षक स्थायी नहीं है, दोनों के बीच क्या होगा, साझेदारी, क्या होगा, साझेदारी। जब दोनों के बीच साझेदारी इस प्रकार से होगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच साझेदारी होगा। अब बताओ कि इस वाले हाइड्रोजन के गोले में 2 इलेक्ट्रॉन और इस वाले हाइड्रोजन के बीच में 2, इस वाले हाइड्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान दो, दोनों के बीच क्या होगा, साझेदारी। अब साझेदारी, अब यहाँ बनेगा सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध बनेगा, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध क्या होता है कि मतलब जो भी परमाणु हो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों की जब साझेदारी होती है, ठीक है, तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहा जाता है। अब ध्यान दो कि यहाँ पे इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच मैंने बताया था कि एक डॉट एक क्रॉस से कौन सा बंध बनता है, सिंगल बंध। फिर यहाँ का लिखा जाएगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बंध। और यहाँ जो बनेगा इसे क्या कहते हैं, एल्केन। मतलब जो सिंगल बंध बना है उसे एल्केन के नाम से जाना जाता है कि नहीं, फिलहाल हमें यहाँ एल्केन नहीं कहेंगे, इसे हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो आपस में साझेदारी हुआ है इलेक्ट्रॉनों के बीच, इस बॉन्ड मतलब साझेदारी को क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उप सहसंयोजक, ठीक, बंध कहा जाता है। उप सहसंयोजक बंध क्या होता है, 2 परमाणुओं के बीच समान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है। मान लो कि आप 2 दोस्त हो, ठीक है, कितने, 2 हो। अब दोनों के पास 2-2 रुपए है, कितना, 1-1 रुपए है, कितना रुपए है, 1-1 रुपए है। अब तुमको 2 रुपए का पार्ले बिस्कुट खरीदना है, कितने, 2 रुपए का। अब बताओ, तुम न तो वो तुम्हारा दोस्त खरीद सकता है, न तो तुम खरीद सकते हो, तो क्या करोगे बताओ। तो दोनों लोग आपस में समझौता करो, भाई भाई 1 रुपए तुम्हारे पास भी है, 1 रुपए मेरे पास भी है, चलो मिलाएं और 1-1 रुपए मिला के एक पार्ले जी दिया जाए, और उसमें से क्या करते हैं हम लोग, खाते हैं, मतलब आधा आधा बांट लेते हैं। तो आधा आधा शेयरिंग किए कि नहीं, किए कि नहीं हो आप शेयरिंग। उसी प्रकार से इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, और बिस्कुट मिल कितने का था, 2 रुपए का। भाई तो इस कक्षक को स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों आपस में साझेदारी कर लिए, तो यहाँ जो बंध बना उसे उपसंयोजक बंध कहते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु के बीच बना तो इसे हाइड्रोजन बंध भी कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान दो, इसी प्रकार हम किसी और कंपाउंड का लेकर चर्चा करते हैं। चलो हम चलते हैं, एक अन्य कंपाउंड लेते हैं जिसका नाम है Cl2, ठीक है, क्लोरीन। अब बात करते हैं क्लोरीन का लुईस बिंदु संरचना बनाओ। तो भाई सबसे पहले क्लोरीन लिखा जाएगा ना,
क्लोरीन का लुईस बिंदु संरचना बनाना, इसको मिटा देते हैं, ठीक नीचे वाला। अब क्लोरीन का लुईस बिंदु संरचना बनाना है तो सबसे पहले क्लोरीन परमाणु कैसे लिखोगे? सबसे पहले इधर भी पहला क्लोरीन, इधर दूसरा क्लोरीन, इसका भी परमाणु क्रमांक 17, इसका भी परमाणु क्रमांक 17, ठीक है। अब क्या करना है, जब परमाणु क्रमांक 17 हो ही गया है तो याद रखो यार, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। तो मैं इधर बता दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले इधर नाभिक लिखना है, नाभिक के बाहर इस प्रकार से कक्षक बना दो, तुम्हारी इच्छा जितना। पहले कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, जाना कहाँ तक है? परमाणु क्रमांक 17 तक। तो पहले कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे कक्षक में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक, भर देते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, तो मतलब दूसरे कक्षक में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और तीसरे कक्षक में भी कितना बचा है? 10 हो गया, बचा कितना? 7, भर दो 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो मतलब इसका कितना हो गया? 2, 8, 7, इधर भी 2, 8, 7, ठीक है, 2, 8, 7। मतलब कि जब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो क्या होता है? 2, 8, 7, 2, 8, 7। अब अच्छा बताओ कि अगर कोई भी कक्षक, ठीक है, उस कोई भी परमाणु, इसके वाई कक्षक में कितना? 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, कक्षक के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो कक्षक क्या होगा? स्थायी हो जाता है। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है कि नहीं है? तो अब 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आपस में साझेदारी किया जाएगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आपस में साझेदारी किया जाएगा। अब सबसे पहले क्लोरीन बना लेते हैं, इधर भी क्लोरीन बना लेते हैं, इधर भी क्लोरीन बना लेते हैं। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन करना है? 7 इलेक्ट्रॉन, इसको नहीं, और इसको नहीं चेक करना है, ये जो 7 है इसको आखिरी मतलब संयुक्ता इलेक्ट्रॉन को लेना है। किसको लेना है? संयुक्ता इलेक्ट्रॉन। अब बोलो भैया सर जी संयुक्ता इलेक्ट्रॉन क्या है? किसी भी कक्षक के, किसी भी परमाणु के वाय कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी भी तत्व के वाय कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ इस क्लोरीन का भी संयोजकता सा, इस क्लोरीन का भी। अब ध्यान दो, वाय कक्षक में इलेक्ट्रॉन है तो भरो 7 इलेक्ट्रॉन, इसे डाट से कहते हैं 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? 7 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया। अब इस क्लोरीन के लिए भी मैं भर रहा हूँ, इसके लिए भर दे रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 हो गया नहीं? अब ध्यान दो, इनके बीच इलेक्ट्रॉन का शेयर करना है, इनको स्थायी करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यह भी क्लोरीन, यह भी क्लोरीन, इसके भी पास 7, इसके भी पास 7। यह क्लोरीन कहे भैया मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन इधर रख रहा हूँ, यह भी क्लोरीन कहे मैं भैया अपना भी 1 इलेक्ट्रॉन इधर रख रहा हूँ। इन दोनों के बीच क्या हुआ? शेयरिंग हुआ कि नहीं? इन दोनों के बीच शेयरिंग हुआ कि नहीं? अब देखो इस क्लोरीन वॉल्यूम देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, क्लोरीन स्थायी हो गया। और इस क्लोरीन के वायु वॉल्यूम देखो कितना? 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8, मतलब यह भी क्लोरीन स्थायी हो गया, मतलब यह क्लोरीन के बीच सिंगल बंध बनेगा। तो यह है लुईस बिंदु संरचना। अब इसी प्रकार से हम और 2 कंपाउंड चर्चा करें, एक O2 है, दूसरा N2 है। तो मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप बताएंगे उसमें कौन सा बंध बनेगा, कौन सा बॉन्ड या कौन सा बंध बनेगा। मैं एक उदाहरण आपको लिखता हूं, चलो आप लोग करना ना N2 के लिए, Na2 के लिए, ठीक है, किसके लिए करना है? Na2 के लिए करना है, ठीक है, इसके लिए करना है, आपको होमवर्क दिया जाता है, ठीक। अब मैं आगे चलता हूँ, अब चलते हैं मतलब कि हाइड्रोजन अणु के लिए हो गया, अब क्लोरीन अणु के लिए भी हो गया लुईस बिंदु संरचना। अब बात करते हैं हम लोग किसके लिए चर्चा करते हैं, अब हम लोग चर्चा करते हैं किसके लिए। देखो नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक परमाणु है, लेकिन N2 क्या है? एक अणु है। क्या है? N2 एक अणु होता है, समझ आई नहीं? अब ध्यान दो, अब इसमें चर्चा करते हैं कि नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन लिखा जाता है, इधर भी नाइट्रोजन लिखते हैं, इसका भी परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका भी परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसी तरीके से 2, 8, बताओ गलत हो गया नहीं? 2, 8 नहीं, 2, 5, तभी ना होगा 7। तो यहाँ भी 2, 5 तभी तो होगा 7। अब ध्यान दो, अब यहाँ भी नाइट्रोजन लिखो, इधर भी नाइट्रोजन लिखो, इधर भी नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन, 5 इलेक्ट्रॉन भरो। देखो 1 2 3 4 5, और इधर भी 5 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5। अब बताओ कक्षक को क्या करना है? स्थायी, और स्थायी में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8। अब बताओ यहाँ पे 2 तो हो नहीं सकता, इसके पास 5 है, अगर 2 देगा 5 2 7 ही होगा ना, 8 तो नहीं होगा, तो मतलब 8 करना चाहिए।
तो अब ध्यान दो, अगर यह नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से अपने तीनों मतलब कि नाइट्रोजन संख्या 1 और नाइट्रोजन संख्या 2 आपस में तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी कर ले तो हो सकता है कंपाउंड स्थायी हो जाए। देखो, अब देखो आपस में तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं, मतलब साझेदारी कर रहे हैं। अब ध्यान दो, इस नाइट्रोजन की बोले, देखो 3 3 6 2 8 स्थायी हुआ कि नहीं, इधर भी 3 3 6 2 8 मतलब यह भी स्थायी हुआ। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच क्या बनेगा, ट्रिपल बंध बनेगा। तो याद रखना, लुईस विन संरचना में N2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से O2 भी है, इसी प्रकार से O2 भी है। क्या है, O2 भी। अब O2 के लिए कैसे करते हैं, अब ध्यान दो, O2, अब O2 का कैसे हम लोग करेंगे। तो O2 के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन इधर भी लिखा जाता है, ऑक्सीजन इधर भी लिखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 मैंने बताया था, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,6 हो जाएगा, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,6 हो जाएगा, होता है कि नहीं। अब ध्यान दो आगे, 2,6। अब इधर भी ऑक्सीजन बनाते हैं, इधर भी ऑक्सीजन बनाते हैं। अब इनके बीच जो अब वाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, ठीक है। अब जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 2 4 2 6, इधर भी यहाँ क्रॉस है, ठीक है, यहाँ क्रॉस हो के इधर डॉट, 2 2 4 2 6, ठीक। अब बताओ, इसके पास 6, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 बंध से शेयरिंग करेगा, अगर इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यह भी 2 बंध से शेयरिंग करेगा। मतलब दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच कितने कितने इलेक्ट्रॉन, 2-2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, शेयरिंग। क्या होगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो कुछ इस प्रकार से देखो, पहले ऑक्सीजन के वाह्य कक्ष में 4 2 6 2 8, यह भी सही हो गया। दूसरे ऑक्सीजन 4 2 6 2 8, यह भी स्थायी हो गया। तो दोनों ऑक्सीजन स्थायी हो गए, नहीं O2 स्थायी हुआ है कि नहीं, हो गया है। तो अब ध्यान दो, आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ कार्बनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। मैंने तो अभी जो पेपर आपके सिलेबस में है, ठीक है, पढ़ना है, पेपर में आएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा, ठीक है। चलो, अब हम कुछ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे, उनका संरचना कैसे बनता है या उनका नाम कैसे लिखा जाता है, हम आपको सिखाएंगे आज, ठीक है। नाम भी लिखना सिखा देंगे और उनका संरचना भी बनाना सिखा देंगे। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप बड़ी मजा आएगा, ठीक है भैया लोगन। चलो बाबू, इसे मिटाते हैं, ठीक है, नोट कर लो, चलो मिटाते हैं। अब ध्यान दो, हम आपको क्या बताएंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का संरचना कैसे बनता है। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन हो और क्या हो, कार्बन, इस प्रकार के जो परमाणु होता है उसका संरचना बनाने के लिए आपको 2 चीज आना आवश्यक है, 2 चीज आना आवश्यक है। पहला कि हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है और कार्बन का संयोजकता कितना होता है। तो बात है संयोजकता, फिर से बता देता हूँ संयोजकता परिभाषा क्या है। संयोजकता क्या होता है, किसी भी तत्व के वाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो हम बात हुआ नहीं। तो अब हम लोग को देखो कार्बन के बारे में जानना चाहिए। पहले कार्बन का परमाणु क्रमांक देखिए क्या होता है, कार्बन के बारे में पहले जान दे। ये भैया कार्बन है, क्या है, कार्बन। हिंदी में लिखे क्या, ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो हिंदी में लिख रहे हैं, चलो हिंदी में लिख रहे हैं। हिंदी मैंने लिखा कार्बन, इसको बनाया मैंने बोला। अब कार्बन के बारे में सारा इंफॉर्मेशन, सारा जानकारी दे रहा हूँ। कार्बन का पहला प्रतीक क्या होता है, तो कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, क्या चीज, परमाणु क्रमांक। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का अणु भार कितना होता है, अणु भार, क्या चीज, अणु भार। कार्बन का अणु भार कितना होता है, तो कितना होता है, 12 होता है। कार्बन का संयोजकता कितना होता है, संयोजकता, तो कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। समझे नहीं, कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4। कार्बन का प्रतीक C होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का अणु भार 12 होता है। कार्बन का संयोजकता 4 होता है। और कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ ले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ ले तो क्या लिखेंगे, 2,4, 2,4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। तो मैंने कार्बन के बारे में जो छोटी छोटी जानकारी थी बता दी। और कार्बन हर एक जगह विद्यमान है, ये भी आपको भैया लोगन मालूम है, ठीक है। कार्बन का प्रतीक C, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, कार्बन का अणु भार 12, कार्बन संयोजकता 4, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। अब कार्बन के बारे में तो हो गया है, हम इसे मिटा देते हैं। लिखना चाहते हैं तो लिख ले भाई। चलो अब इसी प्रकार से हम चर्चा करते हैं हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, बस थोड़ा सा। हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित किया जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का अणु भार कितना होता है, अणु भार, तो हाइड्रोजन का अणु भार भी कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है। हाइड्रोजन के वायु कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1। ठीक है, सब हाइड्रोजन के लिए 1 है। अब चलते हैं आगे, हाइड्रोजन के बारे में भी आपको मालूम हो गया। अब ध्यान दो, एक कंपाउंड ले रहे हैं हम लोग CH4, पहला कंपाउंड मीथेन। इसका नाम क्या है, मीथेन। इसे मीथेन गैस भी कहा जाता है। मीथेन गैस मैंने आपको शुरू में बताया था कहाँ कहाँ पाया जाता है। चलो बताओ, जिसको याद हो, इसका स्रोत कहाँ होता है, मीथेन गैस कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है, चलो कमेंट करो। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन लिखा जाएगा। कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुटा हुआ है, 4। भाई लो, 4 हाइड्रोजन चारों तरफ जोड़ दे रहे हैं, 4 हाइड्रोजन चारों तरफ जोड़ दे रहे हैं। अब हमको मालूम है कि क्या कार्बन के वायु कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। लो, कार्बन की संयोजकता भी 4 लीजिए, 4 लीजिए। और हमको यह भी मालूम है कि हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है, 1 होती है। या हाइड्रोजन के वायु कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। लिख दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, कार्बन, अब कार्बन क्या होगा, यहाँ देखना पड़ेगा स्थायी है या नहीं। तो कार्बन का स्थायी पता करने के लिए कार्बन के वायु कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8। अब गिनो, यहाँ पे 4 है, इसे और 4 चाहिए। जब और 4 चाहिए तो किससे बंध बना लेगा, अन्य कंपाउंड से, जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है इनसे भी बंध बना लेगा। अब कार्बन के गोला में देखो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बाबू, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन स्थायी हो गया है। अब हाइड्रोजन का चेक करो, हाइड्रोजन तभी स्थायी होता है जब उसके वायु कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। लेकिन हाइड्रोजन के वायु कक्षक में सब जगह मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन से और साझेदारी करेगा कुछ इस प्रकार से। जब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा तो देखो हर एक हाइड्रोजन भी क्या हो गया, स्थायी हो गया। तो यही क्या बना, हमारा लुईस बिंदु संरचना बना है। अब लुईस बिंदु संरचना को हम कुछ इस प्रकार से आबंध रेखा के रूप में कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। 1 डॉट 1 क्रॉस से क्या बनता है, सिंगल बंध। 1 डॉट 1 क्रॉस से क्या बन जाएगा, सिंगल बंध। 1 डॉट 1 क्रॉस से क्या बन जाएगा, सिंगल बंध। 1 डॉट 1 क्रॉस से सिंगल बंध। मतलब कि क्या हो गया, CH4 मीथेन का लुईस बिंदु संरचना तथा आबंध रेखा संरचना सूत्र। ठीक है, इसी प्रकार से मैं एक और कंपाउंड आपको दे रहा हूं, आप लोग प्रयास करिए, मैं भी करता हूं। वीडियो थोड़ा रोक के आप कर रही है, ठीक है। उस कंपाउंड का मैं नाम दे रहा हूं C2H6। अब C2H6 का बनाओ आप लोग। तो अब ध्यान दो, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 2। डरना नहीं है, सरल है भाई, सरल है भाई। देखो इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, 2 कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुटे हैं, 3 नहीं 6 हाइड्रोजन जुटे हैं। कितने, 6। तो एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इधर, 6 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब सबका लिखो, कार्बन के वायु कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, बताओ 4। कार्बन संयोजकता कितनी, 4, लिखो 4। 1 2 3 4 लिखा गया नहीं। इस कार्बन का भी कितना होगा, 4 होगा नहीं, इसको भी क्रॉस से दिखा देते हैं। 1 2 3 4 हो गया नहीं। अब चेक करो, अब हाइड्रोजन के वायु कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। भरो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी। ठीक है, थोड़ा सा हाइड्रोजन के ऊपर लिखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का इधर। यहाँ तक समझ आई नहीं। अब ध्यान दो, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वायु कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन सब हाइड्रोजन के पास ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन है जहां 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन को लिख सकते हैं। नहीं, देखो इस प्रकार से, देखो हाइड्रोजन के वायु कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बैलेंस हो गया कि नहीं। और इधर भी हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहते हैं, देखो बैलेंस हो गया कि नहीं, बैलेंस हो गया कि नहीं, हो गया ना। अब चेक करो, अब क्या कार्बन बैलेंस है ना, कार्बन बैलेंस है, चेक करो। देखो 2 इधर ब्लू वाला किसका इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का, 4 तो है। अगर एक हाइड्रोजन से ले ले तो 4 5 6 7 साथ ही वाला एक और चाहिए। तो एक मतलब कार्बन संख्या जो है ब्लू वाला एक किससे लेगा, रेड वाले कार्बन से। तो कितना होगा, कुछ इस प्रकार से रचना बन जाएगा। अब देखो इस गोले में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 है कि नहीं। अब इसी प्रकार से इसमें संरचना में देखो कुछ इस प्रकार से, देखो 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 इसमें भी कितने, 8। मतलब यह कंपाउंड स्थायी है। यहाँ भी 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। बोले सर इसको 2 बार काउंट किए, क्यों गिने,
भैया इसे 2 बार इसलिए गिना गया क्योंकि एक बार इससे इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया, एक बार इससे भी किया है। अब देख इसका आपन रेखा सूत्र कार्बन और कार्बन के बीच देखो यहाँ। अब भाई सर जी नहीं बताए थे क्रॉस से क्या बनेगा। अरे कुछ नहीं भाई, एक क्रॉस एक डॉट कहो या दोनों क्रॉस कहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी सिंगल बंद, ठीक है। अब इधर एक डॉट एक क्रॉस से हाइड्रोजन सिंगल बंद, इधर भी सिंगल बंद, इधर भी सिंगल बंद, हाइड्रोजन सिंगल बंद, हाइड्रोजन सिंगल बंद और हाइड्रोजन सिंगल बंद। तो इस प्रकार संरचना बन जाएगा। अब क्या बताओ दिक्कत हुआ इसमें बनाने में? नहीं हुआ। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ, आपको बनाना है और जिसका जिसका उत्तर आएगा कमेंट में लिखेगा यस सर आया मेरा उत्तर, ठीक है। और जिसका नहीं है कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा, ठीक। एक संरचना है C3, ठीक है, H10, C3H10, इसका संरचना आपको बनाना है, ठीक है। C3H10 बना लोगे ना? कितना होगा भाई कैसे? देखो हम रखते हैं CnH2n+2, 3 रखते हैं तो क्या होगा C3 प्लस 3 दूना 6 और 6 तो 8, यहाँ पे 8 रखना पड़ेगा आपको फार्मूला से। अब ध्यान दो, मैं अभी इसको आगे बताऊंगा। यहाँ तक आपको आगे ना एक होमवर्क है आपके लिए, C3H8, कितना? C3H8, ठीक है। अब ध्यान देना, अब आगे चलते हैं। लुईस बिंदु संरचना समझ आएगा कि नहीं? हाँ आ जाना चाहिए। अब देखो मैं किताब में से कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो बोर्ड पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। देखो मेरे पास भी बुक है, ऐसा बात नहीं है। देखो यहाँ पे आपको मैं, देखो किताब में देखो यहाँ पे लुईस बिंदु संरचना बहुत है, ठीक है। इसको मैं आप लोग बना लेना बुक में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ध्यान देना कि हम लोग तो यहाँ तक पढ़ चुके हैं, इससे मिटाते हैं। अब चलते हैं IUPAC नाम। आज IUPAC नाम पूरा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, आपको याद करना पड़ेगा, तुम कल भी बता देंगे, ठीक है। तो IUPAC नाम पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ सूत्र फार्मूला याद होना पड़ेगा। जैसे आपको मैं कोई नया चीज बताऊंगा तो नया चीज के बारे में पहले आपको जानना पड़ेगा, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, तब उसके बारे में आप सोच सकते हैं हाँ ये ऐसा हो सकता है, वैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखो, जब भी हम IUPAC नाम पढ़ेंगे, ठीक है, IUPAC नाम, अब इसमें सीखने से पहले हाइड्रोकार्बन किसका सीखेंगे? हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम, हाइड्रोजन और कार्बन का IUPAC नाम सीखा जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि मतलब सबसे पहले कार्बन की संख्या जो होती है ना उसको याद करना पड़ता है क्रम से। 1 कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन को क्या कहते हैं नाम। 1 कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, ठीक है। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोप। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ड्यूट कहते हैं। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। उसी प्रकार 6 कार्बन को क्या कहते हैं? हेक्स कहा जाता है। और 7 कार्बन को क्या कहा जाता है? हेप्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेप्ट। और 8 कार्बन को क्या, इसका तो नाम सरल है, 8 कार्बन को क्या कहा जाता है? ऑप्ट। क्या कहते हैं? ऑप्ट कहा जाता है। और 9 कार्बन को क्या कहा जाता है? 9 कार्बन को क्या कहा जाता है? नॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन। और 10 कार्बन को क्या कहा जाता है? डेक। क्या कहा जाता है? डेक। तो याद रखो 1 से लेकर 10 तक कार्बन के, 1 से लेकर 10 तक जो कार्बन है उनका नाम याद होना चाहिए। पहले कार्बन को मेथ, दूसरे को एथ, तीसरे को प्रोप, चौथे को ब्यूट, 5वें को पेंट, 6ठे को हेक्स, 7वें को हेप्ट, 8वें को ऑप्ट, 9वें को नॉन, 10वें को डेक, ठीक है। यहां से अगर याद रहेगा सब ठीक ठाक। और दूसरी बात, अगर कहीं भी संरचना में सिंगल बंध दिखाई दे तो क्या करना है? अगर कहीं भी संरचना में सिंगल बंध दिखाई दे तो एन, मतलब सिंगल बंध मतलब का एल्केन, और कहीं डबल बंध मतलब एल्कीन, और कहीं भी ट्रिपल बंध मतलब एल्काइन। तो अब बताओ नाम कैसे लिखा जाएगा? चलो मैं कुछ इधर इसको लिखता हूँ, इधर मिटा देता हूँ, ठीक है। ऐसा करते हैं, नीचे से मिटा देते हैं कुछ। चलो अगर आपको इसका नाम लिखने के लिए दे दिया जाए पेपर में, अगर आपको इसका नाम लिखने के लिए पेपर में दे दिया जाए तो आप बताओ क्या नाम लिखेंगे? बताओ। इस कार्बन से 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन को मेथ, और इसमें सब जगह सिंगल बंध है, मेथ धन एन, क्या बन जाएगा? मेथेन। क्या बन जाएगा? मेथेन। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? मेथेन। क्या कहेंगे? मेथेन। उसी प्रकार से मैं एक और संरचना बनाता हूँ, ठीक है। चलो इसका नाम बताना है, इसका नाम आप लोग को बताना है। इसका नाम बताओ। यहाँ भी सिंगल बंध, ठीक, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इस कंपाउंड का तुम लोग नाम बताओ। देखो इस कंपाउंड का नाम बताओ। हम बताएं जहां भी सिंगल बंध उसके लिए क्या जोड़ते हैं? एन। क्या जोड़े हैं? एन। और जहां भी डबल बंध होगा उसके लिए इन। क्या जोड़ेगा? इन।
और जहां भी ट्रिपल बंद हो उसके लिए क्या जोड़ना होगा आपको, आइन। क्या जोड़ना होगा, आइन। और इसका एल्केन था, एल हटा दिए, इन था एल्कीन था, एल हटा दिए, ठीक है। अब ध्यान, दो कार्बन मेथ एथ, दो कार्बन के लिए एथ। अब एथ में क्या जोड़ना, हर जगह सिंगल बंद इन, तो एथ धन इन, एथीन। क्या होगा, एथीन। क्या कहेंगे, एथीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। नाम क्या हो जाएगा, एथीन। बताओ सरल है कि नहीं, कठिन कहाँ है भाई, कठिन तो आप लोग को बता दिया गया फालतू। अब चलते हैं हम लोग आगे इसी प्रकार से, ठीक है। अब चलो, अगर मान लो 3 कार्बन दिया जाएगा, ठीक है, 3 कार्बन, इस प्रकार से कुछ कंपाउंड दिया जाएगा, 3 कार्बन, 1 2 3, इधर भी हाइड्रोजन, सब जगह बैलेंस करने के लिए इसमें क्या लगा दिया गया है, हाइड्रोजन। अब यहाँ भी हाइड्रोजन, 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 यहाँ भी। इसका नाम कैसे लिखोगे, 3 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया, मेथ एथ प्रो, हाँ 1 2 3। C3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रो। क्या लिखेंगे, प्रो। अब हर जगह सिंगल बन तो क्या जोड़ेंगे, एन। तो क्या जोड़ देंगे, एन। तो अब एन जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या होगा, देखो, प्रो पे, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाम हो जाएगा। अब एक चीज याद रखना, पेपर में बाबू ऐसा संरचना नहीं देगा, पेपर में ऐसा संरचना नहीं देगा, आपको संरचना बनाना पड़ेगा। अगर हम इसी संरचना को इस प्रकार से देखते हैं बाबू, देखो कैसे, देखो इसी संरचना को, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो अगर हम इसको CH3 लिख दें, फिर सिंगल बंद, फिर इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो क्या लिख दें, CH2। फिर इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो CH3। तो क्या यह कुछ अलग कंपाउंड है क्या, इससे मैच नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है, आपको डरवाने के लिए दिया गया है भाई। संरचना यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, मतलब खुली श्रृंखला है, यहाँ पे बंद श्रृंखला है। और ये सब जो भी हम उदाहरण पढ़ रहे हैं, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पढ़ रहे हैं। किसका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सिंगल बंध आता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, डबल बंध और ट्रिपल बंध आता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण क्या होता है, एल्केन वाला कंपाउंड, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होता है एल्कीन और एल्काइन, मतलब डबल और ट्रिपल बंध। तो यहाँ पे अच्छी बात है भाई। चलो देखो, अब देखो कैसे किया जाता है। इसका नाम लिखो, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सब जगह सिंगल बंधन, प्रोप धन एन, प्रोपेन, वही नाम बना, कोई नाम में अंतर हुआ नहीं। अब इसका ही तुम नाम लिखो, छोड़ो बताओ, 1 2। तो इसको इस संरचना कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो, C, इस कार्बन से कितना, 3 हाइड्रोजन, CH3, फिर सिंगल बंध, इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, CH3। भाई दोनों तो एक है ना, पेपर में ऐसे ही पूछेगा, लेकिन आपको उत्तर बताना है इसका। मैंने आपको पहले समझाया, फिर उसको छोटे में कर दिया। तो 1 2 कार्बन को एस और एथ में जोड़, एथेन, ठीक, इसका नाम होगा एथेन। क्या होगा, एथेन। इसका नाम क्या होगा, एथेन, ठीक है। तो आप लोग को नाम समझ आएगा नहीं कैसे होता है। चलो आगे चलते हैं। अब हम कुछ कंपाउंड देते हैं, आपको नाम लिखना है। जैसे कि हम लिखते हैं CH3, ठीक है, CH2, 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 CH3। अब बोलोगे सर जी इसमें तो सिंगल बंद था, इसमें तो सिंगल बंद गायब कर दिए। अरे पागल हो, इसमें सिंगल बंद है लेकिन दिखाया नहीं जाता है, इसीलिए तुमको बता रही हैं। तो गिनो, सब सही है कंपाउंड, इसका नाम लिखना है, तो सब जगह सिंगल बंद है। अगर डबल बंद रहेगा तो आपको पहचानना पड़ेगा। कैसे दिखा दो, देखो, जो आखिरी छोर पे जो छोर वाला कार्बन होता है उसके पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 3। छोर वाले कार्बन पे हर जगह हाइड्रोजन संख्या 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी क्या है 3, यहाँ भी 3, तो मतलब यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। और जो मध्य वाला हाइड्रोजन होता है उसके पास कार्बन संख्या कितनी होती है, 2। देखो मध्य में 2 है कि नहीं, तो मध्य में, तो इस प्रकार का जहां संरचना बनेगा, मतलब छोर वाले कंपाउंड पर 3 हाइड्रोजन, कितने, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और मध्य वाले कार्बन से बस 2 हाइड्रोजन। तो याद रख लेना कि वहां सिंगल बंद ही है, कि कौन सा बंद है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, ध्यान दो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या लिखते हैं, पेंट। क्या लिखते हैं, पेंट, और धन क्या जुड़ जाएगा, एन, तो इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा, पेंटेन। इस संरचना के नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। अब मैं कुछ कंपाउंड को दे रहा हूं, आपको उत्तर कमेंट में लिखना है। चलो मिट समझा देते हैं। चलो मैं कुछ लिखता हूं उधर, CH3, CH2, 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 CH3, इसका नाम लिखना है। और लिखो CH3, CH2, 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 ठीक, CH2, CH3। अच्छा एक चीज बताओ बालक,
इसी संरचना को हम और छोटा फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। देखो CH3 लिखे, देखो ऐसे बता रहे हैं, नाम तो तुमको लिखना है। CH3 लिखे, कितना CH2 है, 1 2 3 4, तो हम लिख देते हैं CH2 कितना है 4, इसको कोष्टक बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। इसी को फिर कितना बचा है CH3 लिख दिए। तो ऐसा आएगा, का अंतर है का बालो, सब तो वही चीज है ना भाई, कहाँ अंतर है, एक ही चीज है, तो इसका भी नाम वही होगा जो इसका होगा। अब लिखते हैं, देखो CH3, ठीक। अब कितना CH2 है, 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख देते हैं CH2 कितना है 6, और फिर बचा क्या CH3। तो क्या अंतर है नाम में, नहीं, इसको छोटे में लिखा गया है, इसको भी छोटे में बड़ा लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 का नाम आपको लिखना है। इसके बाद हम आज एल्केन के बारे में बताएं, कल आपको एल्कीन और एल्काइन और इससे मिश्रित कंपाउंड जो बनते हैं उनका भी IUPAC नाम पढ़ाएंगे। एक चीज याद रखना, अगर सिंगल बंध है तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, संतृप्त, क्या कहा जाता है, संतृप्त। अगर डबल और ट्रिपल है तो इससे क्या कहा जाता है, असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो याद करना संतृप्त पहचानने का एक ही तरीका, उसका संरचना बनाओ और उसमें देखो क्या सिंगल बंध है, हाँ अगर सिंगल बंध है संतृप्त। इससे भी अच्छा ट्रिक यह है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचान करना है, तो कुछ मत करना, फार्मूला याद करना, CnH2n+2, n का मान रख लेना, जो भी n का मान रखने पर जो भी मतलब 4 ऑप्शन में से मैच करेगा वही उत्तर होगा, बात खत्म। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए आपका पहला क्लास था। आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपको भी लाभ पहुंचेगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टाटा।